डियर स्टूडेंट, अभी तक हम देख रहे थे राजा राम मोहन राय के बारे में। और उसके द्वारा जो कुछ सिद्धांत बताए गए थे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत, तो उसमें मुख्यतः था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 और कहीं कहीं पर देखने को मिलता है 1829 भी देखने को मिलता है, ब्रह्म समाज की स्थापना करता है। और अपने धार्मिक आदर्शों की पूर्ति के उद्देश्य से वो ब्रह्म समाज की स्थापना करता है। राजा राम मोहन राय धार्मिक विचार जो उसके थे बहुत ही क्रांतिकारी थे। अनेक प्राचीन धर्म ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी धर्मों का सार एक ही है। वे मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के विरोधी और एकेश्वरवाद के समर्थक थे। वे सभी धर्मों की मौलिक समानता और एकता में विश्वास करते थे। उनकी धारणा थी कि सभी धर्मों में अद्वैतवाद संबंधी सिद्धांत विद्यमान होता है, इसलिए वह हिंदू धर्म में सुधार लाना चाहते थे। परंतु हिंदू धर्म के स्थान पर ईसाई धर्म के थोपे जाने के वह विरोधी भी थे। उनकी धारणा थी कि ईश्वर की उपासना तथा धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बल्कि निष्ठा और भक्ति की आवश्यकता है। तो ये सब चीजें हम यहां देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो उसका ब्रह्म सुधार समाज का आंदोलन था, वो पहला हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन था जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव भी पड़ा था। उन्होंने इस समाज के उद्देश्य के रूप में शाश्वत सर्वाधार के जो नियम बनाए, वो सारे एक विश्व के कर्ता और रक्षक के रूप में थे। ब्रह्म समाज ने विश्वव्यापी ईश्वर की उपासना पर बल दिया था और उसमें बताया गया था कि प्रत्येक शनिवार की संध्या को समाज की बैठक होती थी, जिसमें वेद की ऋचाओं का संस्कृत और बंगला में पाठ भी होता था। 1830 ईस्वी में कलकत्ता में इस समाज के लिए अलग से एक भवन खरीदा गया। समाज के भवन का उपयोग सिर्फ निराकार ब्रह्मा की उपासना के लिए ही किया जाता था और इस भवन में किसी प्रकार की मूर्ति की स्थापना या बलि चढ़ाने पर पाबंदी भी लगाई गई थी। तो ये नए धर्म का कोई धर्म ग्रंथ नहीं था और न ही राजा राम मोहन राय ने कभी यह दावा किया कि वे हिंदू धर्म से अलग कोई नया धर्म स्थापित कर रहे हैं, परंतु इसका मुख्य उद्देश्य मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, पुरोहितों के आधिपत्य, धार्मिक आडंबरों एवं रूढ़ियों को समाप्त करना था। राजा राम मोहन राय पुनर्जन्म के सिद्धांत में भी विश्वास नहीं रखते थे और इस संस्था का बंगाल के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा स्वागत भी किया गया। बहुत से लोग इसके सदस्य भी बने। लेकिन कुछ आलोचकों की धारणा है कि ब्रह्म समाज पर ईसाई धर्म का गहरा प्रभाव था, लेकिन हम देखते हैं कि यथार्थ में ऐसा नहीं था। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि संस्था द्वारा राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में प्रविष्ट कुरीतियों को दूर करने एवं ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव के समक्ष हिंदू धर्म को शुद्ध रूप से पेश करने की वो यहाँ कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस ब्रह्म समाज का आगे विस्तार राजा राम मोहन राय के बाद जो महत्वपूर्ण रूप से नाम आता है वो देवेंद्रनाथ टैगोर का आता है। 1818 से 1905 का काल जो उसको मानते हैं और इस संस्था में नया जीवन फूंकने और इसे एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की वह कोशिश करता है। वह इस आंदोलन में 1842 ईस्वी में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्म अवलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि को वह रोकता है। वे राजा राम मोहन राय के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे और उनके विचारों के लिए उन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय के अनुयायी और पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त जैसे प्रबुद्ध भारतीय सम्मिलित होते हैं। इस तत्वबोधिनी सभा
जो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित हुई थी, उसने बांग्ला भाषा में तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली और इसके साथ साथ ही तत्वबोधिनी पाठशाला को वो आरंभ करते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रतिभा और प्रयत्नों से ब्रह्म समाज को एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया और अब ब्रह्म समाज का आधार धर्म ग्रंथ के स्थान पर मानव हृदय के आत्म अनुभव से उत्पन्न आध्यात्मिक ज्ञान बन गया। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड, प्रायश्चित इत्यादि को भी निंदनीय बताकर उनका बहिष्कार किया गया। 1856 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर समाज का भार केशव चंद्र सेन पर छोड़कर स्वयं अध्ययन मनन के लिए वो चले जाते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि देवेंद्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के ही विचारों को आगे बढ़ाता है, एक शुरुआत पर बल देता है और एक तत्वबोधिनी सभा का आयोजन करता है, स्थापना करता है और उसी परिप्रेक्ष्य में वो एक तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकालता है, एक पाठशाला भी वो प्रारंभ करता है। इसके बाद ब्रह्म समाज के विस्तार के रूप में हम देख सकते हैं केशव चंद्र सेन 1834 से 84। केशव चंद्र सेन की जो शक्ति थी वो और वाक्पटुता, उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को और भी ज्यादा लोकप्रिय बनाया और शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में भी खोल दी गई थी और 1865 ईस्वी में बंगाल में ही 65 शाखाएं थी, परंतु उनके उदारवाद के कारण से गरीब ब्रह्म समाज में फूट भी पड़ जाती है। उनके प्रयासों से ब्रह्म समाज का तेजी से विस्तार भी होता है। केशव चंद्र सेन जो थे वो समय में ही संस्था, उस समय जो उसका कार्यकाल था, कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसमें फूट पड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि केशव चंद्र सेन अति उदारवादी थे। वे हिंदू धर्म को संकीर्ण मानते थे और उन्होंने समाज में सभी धर्मों के पुस्तकों के पाठ की अनुमति भी दे दी थी। वे धार्मिक बातों से ज्यादा दिलचस्पी सामाजिक सुधारों में लेते थे। उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध किया एवं उच्च वर्ण वालों को यज्ञोपवीत धारण करने से रोका, यानी कि यज्ञोपवीत पहनने के विरुद्ध भी वह प्रचार करता है। उन्होंने कुछ हिंदू समाज की बुराइयों को भी दूर करने का प्रयत्न किया। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म सुधार न मानकर एक नया धर्म सुधार आंदोलन यह मानने लगे और इसका परिणाम यह हुआ कि 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के आचार्य के पद से हटा दिया और ब्रह्म समाज अब दो दलों में विभक्त हो गया। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन के अनुयायियों के द्वारा स्थापित था और देवेंद्रनाथ टैगोर के समर्थकों के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसके बावजूद केशव चंद्र सेन अपने उदार विचारों का भ्रमण कर प्रचार करते रहे। वे कार्यों में लगे रहे। उनके प्रयासों से 1872 ईस्वी में अधिनियम द्वारा ब्रह्म समाज को घोषित किया गया। इस अधिनियम जो ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 था, अंतरजातीय विवाह तथा विधवा विवाह को स्वीकृति मिली तथा लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी गई। सेन का इस अधिनियम को पास करवाने में योगदान था, परंतु 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के महाराजा से पूर्ण वैदिक कर्मकांड रीति से कर दिया और ये कहा गया कि यह सब ईश्वर की आज्ञा है। केशव चंद्र सेन के अधिकतर अनुयायियों ने दुखी होकर एक नया ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज बना लिया और शीघ्र ही केशव चंद्र सेन का समाज इतिहास के अंधकार की अस्पष्टता में खो गया। तो ब्रह्म समाज ने भारतीय पुनर्जागरण में एक बहुत उत्तम भूमिका निभाई, हम कह सकते हैं। जैसे जकारिया ने कहा था कि राजा राम मोहन राय उनका ब्रह्म समाज भारत में सभी सुधार आंदोलनों, चाहे वह हिंदू धर्म हो, समाज तथा राजनीति के हो, सभी के आरंभिक बिंदु के रूप में उसको मानते हैं।
ईसाई धर्म से प्रभावित मन जो हिंदू धर्म से अपने बंधन लगभग तोड़ चुका था, उसने ब्रह्म समाज में शरण ली। धर्म के क्षेत्र में ब्रह्म समाज का महत्व इस बात में नहीं था कि उसने किन प्राचीन परंपराओं को बनाए रखा, अपितु इस बात में था कि उसने किन परंपराओं व विश्वासों को छोड़ दिया। मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि इसने अवतारवाद को भी छोड़ दिया। इसने ये भी कहा कि धर्म ग्रंथों को मानवीय अंतरात्मा तथा तर्क से ऊपर नहीं माना जा सकता। इसने बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा त्याग दी, वर्ण व्यवस्था की आलोचना की, परंतु कर्म सिद्धांत तथा पुनर्जन्म के विषय में अपने निश्चित मत प्रकट न करके प्रत्येक ब्रह्म समाज को मानने अथवा न मानने की अनुमति दे दी। समाज सुधार के विषय में भी इसका हिंदू समाज पर प्रभाव हुआ और इन्होंने बहुत से अंधविश्वास तथा हठ धर्म को अस्वीकार कर दिया। विदेश यात्रा पर समकालीन प्रतिबंधों को चुनौती दी गई। स्त्रियों की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए प्रयत्न किया गया। बहुविवाह, सती प्रथा, बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा को समाप्त करने के लिए तथा विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा के लिए भी वो यहाँ प्रयत्न करते हैं। उन्होंने जातिवाद तथा अस्पृश्यता को भी हटाने का प्रयत्न किया और इन्होंने जातिवाद तथा अस्पृश्यता को हटाने का प्रयत्न किया, जिसमें वो सफल यहाँ पर नहीं होते हैं। तो ये था एक ब्रह्म समाज का विस्तार, जिसको हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के बाद किस प्रकार देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा के माध्यम से आगे बढ़ाया। उसके बाद केशव चंद्र सेन को टैगोर सौंपता है इसकी कमान और वह सुधार करता है, इसका विस्तार भी करता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास तक पहुंचाता है। परंतु अति उदारवाद के कारण कहीं न कहीं उसकी दिलचस्पी सामाजिक सुधारों की तरफ ज्यादा होने लगी और आखिर में 1865 में किस प्रकार उसको आचार्य के पद से हटाया जाता है। वो फिर ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ जाता है, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। बाद में अपनी बेटी का विवाह करने के बाद कुछ फूट पड़ती है केशव चंद्र सेन की, और उसके बाद एक नया दल साधारण ब्रह्म समाज भी बनता है। तो ये कुल मिलाकर एक ब्रह्म समाज का विस्तार के रूप में हम व्याख्या कर सकते हैं। और ब्रह्म समाज के कार्यों के मूल्यांकन के रूप में यही कहा जा सकता है कि ब्रह्म समाज ने बंगाल में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक चेतना ला दी थी। बंगाल का शिक्षित समुदाय ब्रह्म समाज के कार्यों से अत्यधिक प्रभावित हुआ था और इसके चलते मानसिक तथा धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रभाव भी कम हुआ था। स्त्रियों की दशा में भी सुधार आया था, जाति प्रथा की कठोरता भी कम हुई थी और शिक्षा का विकास भी हुआ है। यद्यपि यह आंदोलन व्यापक नहीं बन सका, फिर भी इसका महत्व कम नहीं आंका जा सकता है। तो ये हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार ब्रह्म समाज का विस्तार होता है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया था।